जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वो हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स और किस तरह से जेनेटिक स्टडीज़ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्नेल्स के शेल्स नज़र आ रहे हैं आपको। इनमें आप देखें पैटर्न के लिहाज से भी, कलर के लिहाज से भी एक दूसरे से ग्रेजुअली मुख्तलिफ होते चले जा रहे हैं। और आप क्लियरली जो है यहाँ पर जो है कोई इस तरह से ब्लैक एंड वाइट टाइप के डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इस वजह से ऐसे ट्रेड्स को जिनमें ग्रेजुएशन का एस्पेक्ट मौजूद हो उनको हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कहते हैं, क्योंकि उसमें जीन्स के या एलील्स की डोजेस जो है रोल प्ले कर रही होती हैं। यहाँ एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक डिसकंटिन्यूअस या नॉन क्वांटिटेटिव ट्रेड जो है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख रहे हैं देर आर 7 प्लांट्स, 3 ऑफ देम आर टॉल एंड 4 ऑफ देम आर शॉर्ट। और टॉल और शॉर्ट का एक डिस्टिंक्ट पैटर्न है। शॉर्ट एक ख़ास लेंथ के हैं और टॉल एक ख़ास लेंथ के हैं, यू कैन ईजीली सी। और नीचे जब आप देखते हैं तो अगेन यू हैव 6 प्लांट्स, बट आउट ऑफ दो 6 प्लांट्स you can't really say कि आप दो distinct categories बना सकें short और tall में. For example, in this case, this plant is shortest among all of them, and this plant is tallest among all of them. But between these two extremes, you can see all these plants which have intermediate heights. तो अगर आप इन दोनों ट्रेड्स को, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस ट्रेड है और यहाँ कंटिन्यूस ट्रेड है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर टॉल एंड नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर डॉर्फ, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं, यू विल एंड अप हैविंग टू बार्स जो कि मतलब इस ट्रेड को डिफाइन कर रही है। जबकि अगर ट्रेड कंटिन्यूस हो जिसमें कि एक्सट्रीम जो फिनोटाइप्स हैं उनके दरमियान में भी इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स एग्जिस्ट करती हों, तो यू विल हैव सिचुएशन जिसको आप कह सकते हैं कि एक बेल शेप्ड कर्व बनेगी, क्योंकि यू विल हैव अ स्मॉलर, फॉर एग्जांपल यू विल हैव अ वेरी some of the plants which are very small, and then some of them would be larger, and इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो बार्स बन रही हैं वो कंटिन्यूस हैं साइज के लिहाज से, क्योंकि टॉल और शॉर्ट के दरमियान में हमारे पास इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। तो जब आप इन बार्स की को मिलाएंगे तो यू विल एंड अप हैविंग अ बेल शेप कर्व। इस पर हम आगे मज़ीद भी बात करते हैं। यहाँ पर अभी कंटिन्यूस ट्रेड्स को एनालाइज जब हम करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल प्लांट दिया हुआ है जिसकी हाइट जो है वो वेरी करती है। एक कंटिन्यूस ट्रेड है, एक क्वांटिटेटिव ट्रेड है, और इसकी जो हाइट है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स एट 3 डिफरेंट लोसाई, और हम उन जीन्स को यहाँ ए बी और सी कह रहे हैं। और फ़र्ज़ करें इस जीन की जो बेस लाइन हाइट है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और हर जो डोमिनेंट एलील है वो इसकी हाइट में 1 सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट करता है। अब हमारे पास चूंकि 3 जीन्स हैं ए बी एंड सी, और हमें पता है कि अगर कोई एक जीन हो तो हमारे पास 3 तरह की जीनोटाइप्स हो सकती हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए माइनस ए माइनस ए माइनस। तो जब 3 जीन्स के कम्बिनेशन बनेगा तो 3 मल्टीप्लाइड विद 3 विल हैव मल्टीप्लाइड विद 3 ऑब्वियसली 3 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो वी विल हैव 27 डिफरेंट जीनोटाइप्स हियर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये ट्रेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो वी कैन हैव टू एक्सट्रीम्स। One of the extremes is where we have all 3 genes and all of the alleles which are recessive, A minus A minus, B minus B minus, and C minus C minus. The other extreme is where all 6 alleles are dominant, A plus B plus B plus C plus C plus.
हमने ये कहा कि चूंकि बेस लाइन हाइट 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो जो प्लांट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 10 होगी, और हर डोमिनेंट एलील जो है वो 1 सेंटीमीटर हाइट में कंट्रीब्यूट करता है। तो चूंकि यहाँ 6 डोमिनेंट एलील हमारे पास हैं, तो 6 सेंटीमीटर, इसमें 10 + 6 वी विल हैव अ हाइट ऑफ 16। तो ये दो एक्सट्रीम है हाइट की। जो टॉलेस्ट प्लांट्स हैं वो 16 सेंटीमीटर के हैं, और जो डॉर्फेस्ट प्लांट्स हैं वो 10 सेंटीमीटर के हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये इसकी इंटरमीडिएट फेनोटाइप सामने आती है। अब इफ यू मूव अपवर्ड और यू मूव डाउनवर्ड, तो आप देखें क्या होता है। अब ये है कि नाउ यू हैव अ सिचुएशन where one of the 6 alleles is dominant. Either one of the 6 alleles is dominant. Either one of the two A's is dominant, or one of the two B's is dominant, or one of the two C's is dominant. So there can be 3 different ways we can add 1 centimeter height to this baseline. So 10 plus 1 becomes 11. Whereas when we have all the alleles which were recessive, or all the alleles when they were dominant, we had only one way of having all the recessive alleles or all the dominant alleles. But when we have three genes, three loci contributing to a particular trait, what happens is we can have 3 different ways of having at least one of the alleles in the three genes recessive, or vice versa. Here we have 3 different ways of having at least one of the alleles recessive. Sorry, I said it uh, the other way around. Here we have one of the 6 alleles dominant, whereas here we have one of the 6 alleles recessive. So because here one of the alleles is recessive, so for example here one of the C's is recessive, here one of the A's is recessive, and here one of the B's is recessive. So because 5 of the alleles are dominant, so 10 plus 5 we have 15. Here because one of the alleles out of 6 is dominant, 10 plus 1 equals 11. So we will have, for every single plant having a height of 10 centimeter, we should have at least 3 plants having a height of 11 centimeter. Similarly, for every uh, single plant having a height of 16 centimeter, we should have 3 plants having height of 15 centimeter. Similarly, now if we move further up, what we see is, now in this case we have two of the 6 alleles which are dominant, and if we move downwards here we have two of the alleles which are dominant. In this case we have two of the 6 alleles which are recessive, and here we have two of the 6 alleles which are dominant. So we have 6 different possibilities where we can have at least two of the 6 alleles dominant. Similarly, here we have two of the 6 alleles recessive, and we can have two of the 6 alleles recessive in 6 different ways. So here we get 10 plus 4, 14 plants, and here we get 10 plus 2, 12 centimeters. Sorry,
12 centimeter and 14 centimeter. But we can see here that compared to these extremes, if we have one plant having a height of 16 centimeter, we will have 6 plant having height of 14 centimeter, and similarly here for every plant having a height of 10 centimeter, we should have 6 plants having a height of 12 centimeter. So what you should be noticing here is that as we move towards the center of two extremes, towards the middle of two extremes, towards the statistical mean of two extremes, the extreme being 10 centimeter and 16 centimeter, number of ways to get a value which is closer to the mean value increases. Okay, so now here we have 3 of the 6 alleles dominant and 3 of the 6 alleles recessive. And if you count the number of plants here, we have 7 different ways to get to these possibilities, and we have a height of 13 centimeter. As we know, 13 is a statistical mean between 10 and 16, and uh, it is also a value somewhat in the middle. Number of ways to get a value that is in between two extremes increases. There are 7 different ways here. There were six different ways here. There were 3 different ways here, but there is only one way to achieve 10 centimeter. Similarly, 6 here, 3 here, and 1 here. This is an example from genetics, but let me give you another example from uh, everyday observation. फॉर एग्जाम्पल हम हमारे यहाँ हम बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो फ़र्ज़ करें एक पेपर हमने कोई लिया जिसमें किसी के यानी कि 0 से लेकर 100 तक नंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर 100 हैं, मिनिमम नंबर 0 है। तो अब आप देखिए कि 0 नंबर लेने के लिए वट यू नीड इज़, फॉर एग्जाम्पल 10 सवाल हैं एक एग्ज़ाम में, तो हर सवाल में 0 नंबर आने ज़रूरी है। यानी 0 नंबर लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर सवाल में 0 नंबर आए। इसी तरह 100 नंबर लेने के लिए हर सवाल में 10 नंबर आना जरूरी है। तो 100 नंबर लेने का भी सिर्फ एक ही तरीका है कि हर सवाल में 10 नंबर आए। जबकि फॉर एग्जाम्पल 50 नंबर लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है सब सवालों में 5-5 नंबर आए। एक तरीका हो सकता है कि 5 सवालों में 6 नंबर आए, 5 सवालों में 4 नंबर आए। एक तरीका हो सकता है 5 सवालों में 7 नंबर आए, 5 सवालों में 3 नंबर आए, एंड सो ऑन। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही वैल्यू दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में जाती है, कोई भी वैल्यू, तो नंबर ऑफ वेज टू रीच टू दैट वैल्यू इंक्रीजेस, एंड दैट इज वाई व्हाट हैपेंस इज कि जैसे कि हमने यहां प्लांट की हाइट की एग्जांपल में भी देखा है कि ज्यादातर मार्क्स के लिहाज से देखें तो ज्यादातर लोगों के नंबर जो है वो जो मीन वैल्यू होती है, वो दरमियान की जो वैल्यू होती है उसके करीब तर होते हैं, और थोड़े लोग होते हैं जिनके मार्क्स जो है बहुत कम या बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल स्टैटिस्टिकल पैटर्न है, और बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जेनेटिक्स के हवाले से, जेनेटिक ट्रेड्स की बात भी कर लें, और इसी तरह से और बहुत सारे जो मामलात होते हैं ज़िंदगी के भी, साइंस के और मामलात भी होते हैं, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। और इसको हम आम जबान में लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं कि जैसे जैसे आप मीन, स्टैटिस्टिकल मीन पर आते हैं, number of ways to reach to the mean value increases, and that is why in any given population, you name any trait, any parameter, any statistical study that you are carrying out, for most of the cases this is a pattern which is in statistical terms
कार्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड पीछे जो ग्राफ हमने देखा था जिसमें बेल बन रही है, वो ग्राफ बनता ही इसलिए है कि दरमियान वाली वैल्यूज में बार बड़ी होगी और जो वैल्यूज एक्सट्रीम होंगी उनमें बार्स छोटी होंगी, तो जब उन बार्स को हम आपस में मिलाएंगे तो बेल शेप बनेगी। तो दिस इज कार्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जाहिर है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, ज्यादातर क्वांटिटेटिव ट्रेड्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में, ये जो हमने प्लांट हाइट की एग्जांपल की है, इसमें हमने देखा क्या है, इसमें हमने देखा 3 जीन्स हैं। अब आप इमेजिन करें अगर किसी ट्रेड में 4 जीन इन्वॉल्व है या 5 हैं या एंड सो ऑन, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसी लिहाज से फिनोटाइप में डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन ज्यादा होगी और इसी तरह से उसकी जो फिनोटिपिक एस्पेक्ट है उस ट्रेड का, वो कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स होता चला जाएगा। अब थोड़ा सा हम, बिफोर वी मूव ऑन टू मोर सीरियस बिजनेस, थोड़ा सा हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो आल्दो यहाँ मेंशन हुई है, कुछ ट्रेड्स तो ऐसे हैं ना, जैसे अभी हमने प्लांट हाइट देखा है कि ये डेफिनेटली एक दिखने में ही ऑब्वियसली एक बेल शेप पैटर्न बनाता है। इस ट्रेड हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है कि बेल शेप बनेगी, कंटिन्यूस पैटर्न है उसका, एक्सट्रीम्स के दरमियान में बहुत सारी जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं। लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं भी महसूस होते, लेकिन जेनेटिक अंडरलाइंग जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, दे आर इंडीड क्वांटिटेटिव, या उसमें मल्टीपल जीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल एक उसकी किस्म है जिसे हम मेरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिनको हम होल नंबर्स में मेजर करते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक 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 माउस है, तो उसमें जो है पप्स, उसके बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो 4 5 6 होंगे, हमेशा हमेशा होल नंबर में होगा। तो 4 और 5 के दरमियान कुछ नहीं है, तो ये इसी तरह 5 और 6 के दरमियान कुछ नहीं है। दे कैन नेवर बी फ्रैक्शनल नंबर्स, जैसे अभी देर कैन नेवर बी 1.5 पप्स, ठीक है। इसी तरह कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनको हम थ्रेशहोल्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिसमें बुनियादी बात ये होती है कि ट्रेड जो है वो बज़ाहिर नज़र आने में वो नॉन क्वांटिटेटिव लगता है, और जबकि जेनेटिकली उसका मैकेनिज्म अगर देखें तो वो क्वांटिटेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, इन मैनी केसेस ऑफ द डिजीज की जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो तब जाहिर होती हैं जब बहुत सारी अंडरलाइंग कंडीशंस, रीजंस जो है, मल्टीपल रीजंस होती हैं, और वो सारी रीजंस जब कंबाइन होती हैं तो डिजीज की फिनोटाइप सामने आ जाती है। तो अब देखने में तो जाहिर है इंडिविजुअल दो तरह के ही होंगे, एक होंगे जिनको डिजीज है, दूसरे होंगे जिनको डिजीज नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो ट्रेड्स हैं, ये अपेरेंटली ऐसा नहीं लगता कि क्वांटिटेटिव है, क्योंकि जाहिर है दे आर इंडिविजुअल्स, फिनोटाइप इज आइदर डिजीज और एब्सेंस ऑफ डिजीज। लेकिन अंडरलाइंग मैकेनिज्म के लिहाज से चूंकि मल्टीपल रीजंस होती हैं और उनके कंबाइन होने के नतीजे में एक थ्रेशहोल्ड अचीव होता है जिसके ऊपर फिर डिजीज की सिम्टम्स अपेयर होती हैं, तो ये ट्रेड इंडीड क्वांटिटेटिव है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। तो ऐसे ट्रेड्स को भी हम थ्रेशहोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब एक जो है छोटी सी एग्जांपल है, इनफैक्ट ये जो एग्जांपल है ये शुरू के जो कंटिन्यूस ट्रेड्स को की स्टडीज हुई थी, तो ये एग्जांपल जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक साइंटिस्ट है निल्सन एली, जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि वीट कर्नल, वीट का जो दाना है, ग्रेन है, वो एक उसका जो कलर है वो एक क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है। तो लेकिन उसने ये एस्टेब्लिश किया था कि इवन जो क्वांटिटेटिव ट्रेट हैं, दे also follow Mendelian patterns of inheritance. It's just that because the phenotype is contributed by multiple genes at multiple loci, तो होता ये है कि आउटकम के लिहाज से वो कम्प्लेक्स पैटर्न या ग्रेजुएटेड पैटर्न दिखाते हैं, एज कॉन्ट्ररी टू
बट मेंडल सॉ इन द केस ऑफ पी प्लांट्स जहाँ बड़े स्टार्क डिफरेंसेस थे, पॉड का कलर जो है वो येलो है या ग्रीन है, रिंकल्ड है या राउंड है, टॉल है या शॉर्ट है, तो वो स्टार्क कंट्रास्ट था दो डिफरेंट फिनोटाइप्स में। आल्दो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में स्टार्क कंट्रास्ट तो नहीं होता, लेकिन व्हाट हैपेंस इज के मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनहेरिटेंस पैटर्न उन जीन्स का एग्जैक्टली वही होता है जो मेंडल ने प्रपोज किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो व्हाट ही निल्सन एली डिड वाज दैट he crossed two purebred plants. One of the plants was producing white grains or white kernels, और दूसरे प्लांट के पर्पल कर्नल्स या ब्लैकिश से आप कह लें डार्क से कर्नल्स थे। तो F1 में जब इनको प्योर ब्रेड को क्रॉस कराया तो F1 में जो है ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड रेड कर्नल्स। तो अब आप वाइट और पर्पल को अगर आप देखें तो इट अपेयर्स एन इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ डोमिनेंट या उस तरह रिसेसिवनेस का कोई खास फिनोमिना नजर नहीं आ रहा, बल्कि what is happening is there is a kind of a blending या co-dominance, इस तरह का फिनोमिना। बट इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंटली जब इसने F1 को आपस में क्रॉस कराया, यानी रेड कर्नल वाले प्लांट्स को रेड कर्नल वाले प्लांट से ही क्रॉस करवाया, तो he did not get all the red kernels. What he got was basically out of 16 plants, one of them was having purple kernel, one of them was having white kernels, and 4 of them were having dark red, and then 4 of them were having light red, and 6 of them had red kernels. जैसे हमने पिछली एग्जांपल में हाइपोथेटिकल प्लांट की हाइट के हवाले से देखा, आप देखें जैसे एक्सट्रीम पर जो ट्रेड्स हैं, वो प्लांट्स हैविंग दोज एक्सट्रीम ट्रेड्स, एक्सट्रीम फिनोटाइप सॉरी, आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू द प्लांट्स हैविंग इंटरमीडिएट ट्रेड्स। आप देखें 1 4 6 या नीचे से ऊपर जाएं तो इसी तरह से 1 4 6 का आपको पैटर्न मिलता है। अब इसने इसको थोड़ा सा इस रिजल्ट को एक्सट्रैपोलेट किया, तो इसने इसका ये ख्याल था कि जिस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है, देयर आर 2 जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ द पिगमेंट ऑफ द बीट कर्नल, और यहाँ हम उनको ए और बी कह रहे हैं, और ज़ाहिर है डोज पिगमेंट डोज की बात है तो वन ऑफ द एक्सट्रीम्स इज A प्लस B प्लस एंड द अदर एक्सट्रीम इज A माइनस B माइनस B माइनस। तो जब चारों एलील रिसेसिव हैं तो दे गिव वाइट कलर, जब चारों डोमिनेंट हैं तो दे गिव पर्पल कलर, और इसी तरह से जब 3 ऑफ द 4 आर डोमिनेंट दे गिव डार्क रेड, and when 3 of the 4 are recessive they give light red, and finally when we have 2 of the 4 recessive or 2 of the 4 dominant, what we get is red color. So as you can see here, for every single plant having purple kernels we have 2 plants having dark red and 3 plants having red color. Similarly, for every single plant having white kernel, we have 2 plants having light red and 3 plants having red. तो हमने अभी पीछे जैसे लॉ ऑफ एवरेजेस देखा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जैसे हम मिडिल की तरफ दरमियान में जा रहे हैं, मीन की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग इंटरमीडिएट ट्रेड इज इंक्रीजिंग। तो अगेन ये जो ट्रेड है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एंड इंडीड मोस्ट ऑफ द कंटिन्यूअस ट्रेड्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने पिछली स्लाइड में वैसे एक्सप्लेन कर भी दिया है, आप इसे देख लेंगे अपनी सहूलत के लिए, मैं इसको दोबारा रिपीट करने नहीं जा रहा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, ये तो पता चल गया जी, ये कंटिन्यूस ट्रेट है, it is the phenotype is contributed by genes at multiple loci etc. बट सवाल ये भी किसी भी ट्रेट में कितने जीन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाउ वुड वी नो whether they are 2 genes or 3 or 4 or 5 or multiple genes, तो कितने जीन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका जो है बड़ा सादा सा जवाब है, वो ये है कि आम तौर पर अगर हम किसी मोनोजेनिक ट्रेट की बात करें तो हमें पता है कि जो है अगर कोई भी मोनोजेनिक ट्रेट हम ले लें जी, तो व्हाट हैपेंस इज कोई भी मोनोजेनिक हम ट्रेट लें, हमें जैसे कि हम नॉर्मली मेंडेलियन क्रॉसेस बनाया करते हैं कि फ़र्ज़ करें दो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो व्हाट वी गेट इज़ कैपिटल ए जो है हमारे पास कितने हैं, 1/4। इसी तरह से हेट्रोजाइगस हमारे पास कितने हैं, 1/2। और इसी तरह से दूसरे जो होमोजाइगोट्स हैं स्मॉल ए ये हमारे पास कितने हैं, 1/4। तो किसी भी मोनोजेनिक क्रॉस में होमोजाइगोट्स जो है वो 25% होते हैं या 1/4 होते हैं, और हेट्रोजाइगोट्स जो है वो भी वो 50% होते हैं। तो बेसिकली ये जो होमोजाइगोट्स हैं, ये हो या ये आप ये देखिए कि जो पेरेंटल जनरेशन है ये उसमें पेरेंट से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना। आप मेंडेलियन क्रॉसेस को देखेंगे तो पेरेंटल जनरेशन में हमेशा हम क्रॉस करवा रहे होते हैं प्योर ब्रेड को प्योर ब्रेड के साथ, तो इनको क्रॉस करवा रहे हैं। आप ये देखिए कि ये इसको ले लें या इसको ले लें, ये पेरेंटल जनरेशन में मिल रहे हैं, तो इनको जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो है वो हेट्रोजाइगस आता है। फिर सेकंड स्टेप पर जो है ये F1 है हमारा, और जो F2 है इसमें हम इसको आपस में क्रॉस करवा रहे थे हेट्रोजाइगस को, जो कि हमने इस बॉक्स में मैंने आपको बताया। तो व्हाट हैपेंस इज इन F2 1/4 मैच टू वन ऑफ द पेरेंट्स एंड अदर 1/4 मैचेस टू द अदर पेरेंट, ठीक है। तो ये मोनोजेनिक क्रॉस का तरीकाकार है। तो अगर फर्ज करें दो जीन्स इन्वॉल्व हैं तो फिर F2 में क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम प्रोबेबिलिटीज को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाइड विद 1/4, तो मिसाल के तौर पे कैपिटल ए के लिए हमने 1/4 लिया, कैपिटल बी के लिए मल्टीपल ट्रेड्स हैं तो हम एक जीन को ए कह रहे हैं दूसरे को बी कह रहे हैं, 1/4 लिया मल्टीप्लाई किया। तो इन दिस काइंड ऑफ अ क्रॉस आप देखें कि 1/16 मैच टू द वन ऑफ द पेरेंट्स, यानी हमारे इस केस में जो क्रॉस है उसमें एक पेरेंट ये होगा और दूसरा पेरेंट जो है वो जाहिर है कि ये होगा पी जनरेशन फर्स्ट उसमें। तो 1/16 वुड मैच टू आइदर दिस पेरेंट और दिस पेरेंट। ये अभी हमने वीट की जो एग्जांपल देखी है उसमें भी दो जीन्स इन्वॉल्व थे, और आप उसमें नोट करिएगा कि जो पेरेंटल जनरेशन है उसके साथ जो फिनोटाइप है वो 1/16 की मैच हुई थी। अब फर्स्ट करें 3 जीन है, तो इसी तरह हम तीसरे जीन के लिए इसी नंबर को एक और 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/64 should match to original parent capital A capital B capital A capital A capital B capital B capital C, and इसी तरह से 1/64 should match to the other parent as well, which is small a small b and small c and if there are n genes, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने जीन्स हैं उतनी दफ़ा 1/4 को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो द फार्मूला टू नो और एस्टिमेट हाउ मैनी जीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिटरमिनिंग अ पर्टिकुलर फिनोटाइप इज 1/4 1/4 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो अब हम देखते क्या है कि हमारे पास F2 जनरेशन में
कितने इंडिविजुअल्स हैं जो पी जनरेशन में की फिनोटाइप से मिलते जुलते हैं, और उसकी बुनियाद पर हम ये एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला कि कितने जीन्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है कि इस मेथड के अंदर दो एजम्पशन है। एक एजम्पशन ये है कि ट्रेट इज एडिटिव, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा है, प्लांट हाइट की एग्जांपल देखी है या वीट कर्नल की एग्जांपल देखी है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि जीन्स जो है, जितने भी जीन्स इस ट्रेट को डिफाइन करने में इन्वॉल्व है, डिटरमिन करने में इन्वॉल्व हैं, वो तमाम के तमाम ट्रेड्स जो है, तमाम के तमाम जीन्स जो है, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर है। अगर वो एक ही क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पे ए और बी अगर एक ही क्रोमोसोम पे है और सी अलग क्रोमोसोम पे है, तो ए और बी तो जाहिर है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, और जब वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं होंगे तो ये जो 1/4 वाली एजम्पशन है, ये हम 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये नहीं कर सकते। 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब 1/4 ए और 1/4 जो बी के लिए हमने यहाँ लगाया है, ये जब दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम से हों, जब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हों। जब वो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं तो जाहिर है कि हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और ये बात जो है, अगर मज़ीद आप एक्सप्लोर करना चाहें, तो जब मैंने आपको शुरू में एक जेनेटिक्स का कोर्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और को असॉर्टमेंट और लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, उनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, ये चीज़ें बहुत तफसील से बताई हुई हैं। उससे आप रेफ़र कर सकते हैं इस बात को। एंड अगर आप उन लेक्चर्स को थोड़ा सा देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हो। जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हो तो आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस सूरत में जीन्स के अलग अलग इनहेरिट होने का चांस तभी होगा अगर उन जीन्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगी, और वो फिर जाहिर है कि एक अलहदा मामला है, उसको इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दो एजम्पशन हो गई। एक एजम्पशन के जीन्स हैव एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक, ये तमाम जीन्स का, तमाम एलील्स का इफेक्ट एडिटिव है, जिस तरह से हमने पिछली एग्जांपल में देखा। और दूसरा ये कि जीन्स अनलिंक्ड हैं अलग अलग क्रोमोसोम्स पर। अब थोड़ा ये बेसिक्स क्वांटिटेटिव ट्रेड की अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर ली है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को स्टडी कर सकते हैं। अब जाहिर है, उम्मीद है कि अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि studying them is not as simple as studying non quantitative traits. ओके, तो ये थोड़ा सा इसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे, और आसान आसान बातें हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहली जो चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या चीज़ है? डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर कोई क्वांटिटेटिव ट्रेट है तो वो मीन से, यानी वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस प्लॉट में आप देखिए कि जो बेसिकली शुगर बीट में परसेंटेज ऑफ स्क्रोज है कि कितना उसमें शुगर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें परसेंटेज में शुगर दिया हुआ है, इधर है नंबर ऑफ प्लांट्स या फ्रीक्वेंसी या आप जो भी कह लें, ठीक है। तो आप देखें कि ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेट है, ठीक है। एक बेल शेप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि आमतौर पर जैसे आप देखें कि एक्सट्रीम्स आर 12% और एंड 19%, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, most of the sugar beet plants have 15 to 16% of the sucrose as its content. तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कुछ जगहों का, कुछ ट्रेड्स के केसेस में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी मिलती। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप दो एग्जांपल्स देख रहे हैं। यहाँ पर जो है बट यू सी कि ये जो है ये ट्रेड, इसको आप स्क्यूड ट्रेड भी कह सकते हैं, जिसमें आप देखिए कि ज़्यादातर जो आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म हैं, इंडिविजुअल्स हैं,
वो उनमें ये स्क्वाश फ्रूट की लेंथ है तो उनकी लेंथ जो है कम होती है, और बहुत थोड़े फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जिसको हम बाई मॉडल कहते हैं, जिसमें आप देखिए कि वी हैव टू पीक्स हियर, वन इज स्लाइटली लार्जर, अदर इज स्लाइटली स्मॉलर इन दिस एग्जाम्पल। और ये है एयर विग फोर्सेप्स लेंथ, तो फोर्सेप्स की लेंथ की है। अब देखें कि जो है वी हैव टू पीक्स, तो इसको बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वी कैन हैव सम ऑफ द traits have normal distribution, but many others may not have normal distribution। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। इस तरह कुछ यूज़फुल डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट्स हैं जेनेटिक्स के, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में ही हम चूँकि ट्रेड्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो आम तौर पर पॉपुलेशन को, पूरी को पॉपुलेशन को सैंपल करना मुमकिन नहीं होता। तो हम जो है ज़ाहिर है कि सैम्पलिंग करते हैं। और सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, और सैम्पल साइज जो है वो सफिशिएंट हो। तो ये देयर आर स्टैटिस्टिकल टूल्स जिनकी मदद से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग क्या है, और उसका किसी भी पॉपुलेशन में कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट यू आर गोइंग टू स्टडी, उसका सैम्पल साइज, मिनिमम क्रेडिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स क्या होना चाहिए उसका। फिर एक और टर्म है मीन, आल्दो एवरीबॉडी नोज इट, लेकिन हम यहाँ इसको ज़रा स्टेटिस्टिकल टर्म में देख रहे हैं। मीन क्या है कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एवरेज करना, ठीक है। तो आम तौर पर तो जो अरिथमेटिक मीन है, इट इज़ वेरी सिंपल। यू हैव अ नंबर ऑफ वैल्यूज़, यू ऐड देम एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। लेकिन द वर्ड मीन इज़ बेसिकली, अगर आप उन वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जो है अरेंज करें, मिसाल के तौर पे आई कैन हैव 7 एंड 17 एंड 8 एंड 3 एंड 12, तो मैं इनकी ज़ाहिर एवरेज ले सकता हूँ। आई विल ऐड 7 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 बिकॉज आई हैव 5 डिफरेंट वैल्यूज़। लेकिन ये जो मैं करूँगा, इसमें बेसिकली अरिथमेटिक मीन मेरे पास इसका ज़ाहिर आ सकता है इस तरीके से। लेकिन मीन होता क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें, इसको देखना चाहें, तो मीन एक्चुअली, एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, इज अ वैल्यू विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। और मैं अभी इसका मीन लेता हूँ, मिसाल के तौर पे 7 जमा 17 जमा 8 जमा 3 जमा 12, 47 बनता है ये, तकसीम 5, तो इसका मीन आता है 9.4। अब मैं देखता हूँ, मैं एक और तरीके से इसको देखने की कोशिश करता हूँ। मैं इन वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लेके जाता हूँ। 3, उसके बाद मेरे पास होगा 8, उसके बाद मेरे पास होगा 12, नहीं 3 के बाद होगा 7, 7 के बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद होगा मेरे पास 17। तो अगर आप देखें तो मेरी जो दरमियान की वैल्यू है, इसको तरतीब लगाने के बाद वो 8 बन रही है। ऑल्दो ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने इनको अरेंज किया है तो आप देख सकते हैं कि 8 इज़ वेरी क्लोज टू 9.4 जो इसका अरिथमेटिक मीन बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कि मीन को व्यू करने का एक तरीका ये है कि अगर अगर जो जो वैल्यूज़ आप जिनका मीन ले रहे हैं उनको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो वो जो मीन की वैल्यू है वो उन नंबर्स में कहीं दरमियान में फॉल कर रही होती है। तो आप देखिए कि इस इवन इन दिस केस, जो कि मैंने रैंडमली नंबर ले लिए, हमारा जो अरिथमेटिक मीन 9.4 है वो 8 के काफ़ी करीब आ रहा है। तो 8 और 8
अगर मैंने जब इनको ऑर्डर किया इन नंबर्स को तो 8 ही इनका दरमियान का नंबर बन रहा है। तो मीन जो है वो किसी भी नंबर सीरीज में सेंट्रल नंबर के क्लोजेस्ट नंबर होता है आमतौर पर, ठीक है। दैट इज वाई वी यूज दिस वर्ड द मीन, अदरवाइज हम एवरेज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी मीन लेने का तरीका क्या होता है स्टेटिस्टिकल सेंस में, तरीके से हम किस तरह मीन लेंगे? तो मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल x के ऊपर हम एक लाइन लगाते हैं, x बार इक्वल्स 1 आउट ऑफ n सिग्मा एक्स आई। x इसमें जो i है, i स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, तो बेसिकली सिग्मा इज समेशन मार्क। तो एक्स आई का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल्स वैल्यूज को आपने ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं 3, 7, 8, 12, 17 हैं, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे n के साथ। तो ये हमारा स्टेटिस्टिकल मीन है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल x बार। अच्छा, अब ये जो है मीन वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कर्व दी हुई हैं। एक कर्व दी हुई है 10 ईयर ओल्ड बॉयज़ के अंदर जो है मीन हाइट के हवाले से, और दूसरी कर्व दी हुई है 18 ईयर ओल्ड बॉयज़ की मीन हाइट के हवाले से। दोनों कर्व्स को अगर आप देखें तो ये कर्व्स की शेप एग्जैक्टली सेम है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर डेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी है मीन के अराउंड, लेकिन जो है स्टेटिस्टिकल मीन दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हाइट जो है 120 से 150 के दरमियान है, जबकि यहाँ हाइट 160 से 190 के दरमियान है। आगे चलते हैं। अब हम दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक है वेरिएंस और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस है मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड कैसे हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दो नंबर सीरीज लिखता हूँ। एक मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये मैंने 9 नंबर्स लिखे हैं, सीरीज में लिखे हैं सारे, और अगर आप इनका एवरेज लें या मीन लें तो वो 5 होगा। हाउ डू आई नो कि 5 होगा? आप ऐड करके भी देख लीजिएगा। मैंने जैसे पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है और आप उन नंबर्स को जो है ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो उनका सेंट्रल नंबर होगा वो उनका स्टैटिस्टिकल मीन होगा। तो यहाँ पे विदाउट इवन डूइंग इट आई नो कि इसका जो मीन है वो 5 है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और नंबर सीरीज लिखता हूँ, और वो है 5, 7, 8, 9, सॉरी लेट मी 5, 7, 7, 5, 7, 7, 8, 9, 9। अब इनका भी अगर आप एवरेज लें, ये वैसे मैंने अरेंज किए हुए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आप इनका एवरेज ले लें। तो आप इनका स्टैटिस्टिकल एवरेज जो है इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो इनका जो मीन है वो भी 5 आएगा। अब दोनों सूरतों में मीन क्या है? 5 है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है हमारा वो 1 से 9 तक है, यहाँ पे हमारा डेटा जो है 5 से 9 तक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड बड़ा है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड छोटा है। ठीक है, तो वेरिएंस कहाँ ज़्यादा है? वेरिएंस इस डेटा में वेरिएंस ज़्यादा है। ठीक है, तो वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो और डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सेम हो सकता है, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनके वेरिएंस डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन इट्स स्प्रेड। और अब क्या है, दूसरे लफ्जों में हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वेरिएंस होगा उतना ज़्यादा जो है वो स्प्रेड होगा डेटा में। और वेरिएंस को मेजर करने का तरीका क्या है? वेरिएंस का सिंबल है एस स्क्वायर इक्वल्स सम ऑफ एक्स आई इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस
एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज, ठीक है। इसका स्केयर हम लेंगे और डिवाइड करेंगे n-1 से, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट वेरिएंस। और समटाइम्स जो है एक और कन्वीनियंट तरीका स्प्रेड को मालूम करने का वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। जो है आमतौर पे उसकी वजह ये होती है क्योंकि यहाँ स्केयर में वैल्यू हो जाती है। तो फ़र्ज़ करें हम कोई यूनिट, अगर फ़र्ज़ करें हम हाइट ही ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो जब हम उसे स्केयर करते हैं तो वो स्केयर सेंटीमीटर बन जाता है। तो टू टू अचीव द सेम यूनिट, यानी सेंटीमीटर में हाइट है, तो हमारी जो स्प्रेड की वैल्यू है, स्प्रेड की जो हम देख रहे हैं, स्प्रेड को मेजर कर रहे हैं, उसकी भी यूनिट भी सेंटीमीटर हो फॉर एग्जांपल, तो हम इसको स्केयर रूट लेंगे तो सेंटीमीटर स्केयर बनने के बजाय सेंटीमीटर में ही हमारे पास जो है वो नंबर आएगा। तो इस वजह से आमतौर पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं वेरिएंस की बजाय, और ये सिंपली क्या है, स्केयर रूट ऑफ वेरिएंस है। तो अगेन इस फार्मूला को हम समझ लें कि हमने क्या करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को माइनस करना है उसके एवरेज से, उस नंबर सीरीज़ या जो भी है डेटा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एवरेज आ रही है उसकी बहरहाल उसका स्केयर लेना है। अब यहाँ स्केयर हम क्यों लेते हैं, आमतौर पर स्टैटिस्टिक्स में स्केयर लेने का मकसद ये होता है कि हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। आपको पता ही है कि जब आप वैल्यू का स्केयर लेते हैं, माइनस वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू का, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड होते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस में। यहाँ हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जाहिर है कि हम वेरिएंस का मतलब क्या है, स्प्रेड हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू एक नंबर सीरीज के अंदर वो अपने मीन से कितनी दूर है, ठीक है। तो जब हम ये चीज देख रहे हैं तो हम बेसिकली उस डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं जो उस वैल्यू का अपने मीन के साथ है। अब वो जाहिर है कि अगर वैल्यू मीन से छोटी है तो अरिथमेटिकली वो उसका वो जो नंबर है नेगेटिव में होगा। स्टैटिस्टिक्स में आमतौर पर हम नेगेटिव पॉजिटिव की बजाय डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस में, इसलिए हम स्केयर ले लेते हैं ताकि नेगेटिव को हम पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। और चूंकि यहाँ हमने स्केयर लिया है इसीलिए यहाँ हम स्केयर रूट ले रहे हैं, सॉरी इस वेरिएंस को स्केयर से जाहिर कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है स्प्रेड को मेजर करने का, उसके लिए फिर हम इसको उसको स्केयर रूट ले लेते हैं वेरिएंस का। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि हमें पता है कि सिमेट्रिकल होती है, तो जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफ़ी होते हैं उस स्प्रेड की या उस डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों एक्सट्रीम्स पर इक्वल, ये इस ग्राफ को अगर आप कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल ये हम -3s से 3s तक जा रहे हैं और वी हैव अ वेरी यूनिफॉर्म कर्व। तो इसलिए दो पैरामीटर अगर हमें पता हो कि इस डेटा का मीन क्या है और दूसरा इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो हम शेप ऑफ द कर्व को उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और in a normally distributed data 66% of the measurements जो है they are actually one standard deviation away from the mean। 66%, याद देखें ये हमारा मीन वैल्यू है और यहाँ जो हम जा रहे हैं ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। यानी स्प्रेड जो है दिस स्प्रेड इज इक्विवेलेंट ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए 1s लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखें 66% वैल्यूज जो है वो विद इन दिस रीजन फॉल करती हैं। एज वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ एवरेजेस दैट आई एक्सप्लेन प्रीवियसली के जितना आप मीन के करीब जाते जाते हैं उतना नंबर ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग दैट इंटरमीडिएट फिनोटाइप बढ़ता जाता है। इस वजह से यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि 100 में से 66 इंडिविजुअल्स जो है वो मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के उसमें फॉल कर रहे हैं। इसी तरह से
95% इंडिविजुअल्स जो है वो मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की रीजन में फॉल कर रहे हैं इस ग्राफ के, और इसी तरह से तीन तीन स्टैंडर्ड डेविएशन पर जो है 99% जो इंडिविजुअल्स हैं वो फॉल कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कोरिलेशन। एक ये बड़े, अभी हम दो चीज़ें और देखने जा रहे हैं, कोरिलेशन और फिर हम रिग्रेशन देखेंगे। और एक्चुअली जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की जो जेनेटिक्स है उसमें ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इनफैक्ट बाकी चीज़ें एक्चुअली इन्हीं को समझने के लिए हमने पीछे समझी। तो कोरिलेशन क्या है? बुनियादी तौर पर कोरिलेशन इस चीज़ को कहते हैं कि दो ट्रेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिंक्ड हैं कि जब एक ट्रेट में चेंज आता है, एक फिनोटाइप में चेंज आता है, तो दूसरी फिनोटाइप उसके साथ चेंज होती है। अब ये जो लिंकेज है दो ट्रेट्स के दरमियान, इसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, कोरिलेशन नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है जब एक ट्रेट की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की साथ बढ़ती है। ह्यूमन हाइट बढ़ती है तो ह्यूमन वेट भी बढ़ता है। तो दो ट्रेट्स हाइट और वेट जो है ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और फर्ज करें मुर्गियों में ये देखा गया है कि अंडे का साइज और अंडे का नंबर जो है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं या नेगेटिव कोरिलेशन होता है। आमतौर पर जो मुर्गियां ज़्यादा अंडे देते हैं उनके अंडों का साइज कम होता है, जो मुर्गियां कम अंडे देती हैं उनके अंडों का साइज ज़्यादा होता है। तो ये इन्वर्स या नेगेटिव कोरिलेशन है। अब कोरिलेशन मेजर कैसे किया जाता है? कोरिलेशन का मेजरमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहली तो बात है कि क्या दो ट्रेड्स कोरिलेटेड हैं या नहीं है, पहला स्टेप, ठीक है। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो कोरिलेशन किस किस्म का है। मिसाल के तौर पे एक दो, फॉर एग्जांपल अगर दो ट्रेड्स हैं और उनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो फिर क्वांटिटेटिव इसका एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितने यूनिट इंक्रीज एक ट्रेट में जब होती है तो उसके मुकाबले में फिर कितने यूनिट दूसरे ट्रेट में इंक्रीज होती है। लेट्स जस्ट से आई एम मेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल अप हियर। लेट्स जस्ट से दैट ह्यूमन हाइट जब 1 सेंटीमीटर बढ़ती है तो वजन में जो है वो 10 ग्राम का इजाफा होता है। लेट्स जस्ट से दैट। और तो इसका मतलब है जब 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो 20, 3 बढ़ेगी तो 30, अगर ये कोरिलेटेड हैं और इस तरह से स्ट्रिक्ट कोरिलेशन है, तो ये अब जो इनके दरमियान लिंक है वो क्या है? 1:10 का, ठीक है। ये हम आगे जाके देखते हैं रिग्रेशन में कि ये अगर कोरिलेशन है तो फिर उस कोरिलेशन की क्वांटिटेटिव पहलू किस तरह से है कि वो कोरिलेशन की डिग्री क्या है, एक ट्रेड के बढ़ने से दूसरे ट्रेड में कितना इजाफा या कितनी कमी होती है, ये हम आगे देखते हैं। बट हेयर वी आर डिस्कसिंग कि कोरिलेशन है या नहीं। तो कोरिलेशन को देखने के लिए हम एक जो जो मेजर यूज करते हैं वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम स्मॉल आर से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल यूज़ किया कि ह्यूमन हाइट और आर्म लेंथ। तो एक ट्रेड को हम एक्स से जाहिर करते हैं, दूसरे ट्रेड को हम वाई से जाहिर करते हैं। और इनमें कोरिलेशन मेजर करने के लिए पहले हम एक और चीज़ मेजर करते हैं विच इज़ कॉल्ड कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कोवेरी किस तरह करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगेन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम इंडिविजुअल एक्स वैल्यूज ले रहे हैं। लेट्स से कि एक्स क्या है? ह्यूमन हाइट है, 10 इंसान है हमारे पास और उनकी डिफरेंट हाइट्स हैं, और फिर उनका एक हमने एवरेज लिया है। तो हम जो है एक्स, वो जैसे हमने पीछे भी देखा है वेरिएंस वगैरह में भी, कि हम इंडिविजुअल हाइट को एवरेज हाइट के साथ जो है वो माइनस कर रहे हैं। इसी तरह से इंडिविजुअल आर्म लेंथ को एवरेज आर्म लेंथ के साथ माइनस कर रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये पहले तमाम ये वैल्यूज़ हम ले लेंगे एक्स सारी, और हर इंडिविजुअल के लिए, और फिर उसके बाद उनको हम ऐड कर देंगे आपस में। तो हमारे पास जो है वो सम आ जाएगा इसका।
and divided by n minus 1. कोरिलेशन कोफिशिएंट अब हमें कैसे मिलेगा? तो जब हम कोवेरियंस ले लेंगे तो व्हाट वी डू इज हम डिवाइड करते हैं कोवेरियंस को विद द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y. तो Sx स्टैंडर्ड डेविएशन x की है और Sy जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन y की है. ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं. जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कोरिलेशन की जो है वो +1 से लेकर -1 तक हो सकती है, यानी 0 से 1 तक एक्चुअली हो सकती है. और उसमें माइनस और प्लस का साइन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या इन्वर्स कोरिलेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ्स आप देख रहे हैं जो कि हमें आर की डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ मौजूद हैं. और ज़ीरो ज़ाहिर है आर, इफ़ आर इक्वल ज़ीरो देयर इज़ नो कोरिलेशन. अब ये बेसिकली क्या है, एक्स वाई का ग्राफ है. इसमें हमने डॉट्स मौजूद हैं जो एक्स वाई को कोरिलेट. मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे एक कोशिश करता हूँ. हमने जैसे कहा कि ह्यूमन जो है वो हाइट और आर्म लेंथ की बात हम करते हैं. अगर फ़र्ज़ करें हाइट जो है वो लेट्स से के मैं अगेन हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ इसको. अगर हाइट फ़र्ज़ करें वो 10 है तो आर्म लेंथ लेट्स से के 4 है. ठीक है, तो हम x पर 10 पे गए और y पर 4 पे गए. तो जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे हम एक डॉट लगा रहे हैं यहाँ पे. दिस डॉट रिप्रेजेंट्स x 10 इक्वल्स 10 एंड y इक्वल्स 4. इसी तरह से अगल एक और इंडिविजुअल है जिसकी हाइट जो है वो 12 है और जिसकी आर्म लेंथ जो है वो 5 है. तो हम एक और डॉट लगा रहे हैं जो तकरीबन इस जगह होगी. ठीक है, इसी तरह से एक और इंडिविजुअल हम ले रहे हैं जिसकी हाइट जो है वो 14 है और आर्म लेंथ जो है वो 6 है. तो एक और डॉट लगेगी जो तकरीबन इस जगह आएगी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये इस तरह से ये जो इन ग्राफ्स में ए से लेकर ई तक जो आप देख रहे हैं ये जो डॉट्स लगे हैं ये एक्स वाई कोरिलेट्स हैं. अब होता क्या है कि वैसे तो जैसे हमने पीछे फार्मूला देखा है उसके ज़रिए से हम ये तमाम वैल्यूज़ भी लेकर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और आमतौर पर जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं MS एक्सेल और इस तरह के, वो उनमें ये चीज़ें बिल्ट इन भी मौजूद होती हैं कि आप एक्स वाई की वैल्यूज़ डालते हैं तो वो आपको इस तरह का ग्राफ बना के और आर की वैल्यू कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखें जब हमारे पास r इक्वल 0 है तो आप देखें कि जो ये डॉट्स हैं ये एक्चुअली दे आर एवरीवेयर. दे आर एवरीवेयर विद इन दिस सर्कल. आप देखें तो इनके दरमियान कोई कोरिलेशन नज़र नहीं आ रहा. तो यू हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच रिप्रेजेंट्स r इक्वल 0. इन दो ट्रेड्स के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है. और इफ एंड देन यू मूव दिस वे तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली कोरिलेशन जब इंक्रीज होता है तो ये जो कर्व है जो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी इट स्टार्ट्स बिकमिंग डायगोनल. ठीक है, और हेयर वी हैव r इक्वल्स 0.9 विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1. तो एक्चुअली आप देखें कि वी हैव अ वेरी नीट डायगोनल लाइन विच रिप्रेजेंट्स r इक्वल 0.9. और ये लाइन ऐसे ही नहीं है, इसको अगर आप देखें तो ये लाइन जो है वो एक्चुअली ये जो हमारे पास डॉट्स हैं इसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं आमतौर पे. जो डॉट्स आए हुए हैं ये इन डॉट्स के करीब तरीन लाइन है जो इन डॉट्स के आपस में यानी जो पैटर्न ऑफ स्प्रेड है इन डॉट्स का उसको रिप्रेजेंट कर रही है. और जितनी आर की वैल्यू छोटी होती जा रही है, यहाँ पे 0.3 में आप देखिए कि 0.3 में आप देखिए आर की वैल्यू, तो स्प्रेड ज़्यादा है डॉट्स के दरमियान. जितनी आर की वैल्यू बड़ी होती जा रही है डॉट्स के दरमियान जो स्प्रेड है वो इस लाइन के करीब तरीन होते चले जा रहे हैं. तो ये एक कन्वीनियंट वे है टू मतलब एक तरीका ज़ाहिर है कि हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमने पीछे देखा है आर की वैल्यू निकालने का तरीका. लेकिन इस ग्राफ को में आप आर की वैल्यू को इस लाइन के ज़रिए से
आप कह लें कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है इसकी। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है which is number of vertebrae in mothers and offspring of the fish Zorsis viviparous और इसमें नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन मदर हैं और इस तरह नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द ऑफस्प्रिंग है। और आप देखिए कि इनके दरमियान जो है कोरिलेशन आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1, क्योंकि आप देखें डॉट्स जो है वो नीटली लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, बहुत थोड़ी सी डॉट्स यहाँ से हट रहे हैं, तो ये इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मौजूद है। अच्छा, अब जब कोरिलेशन है तो ये तो हमें पता चल गया कि हम कोरिलेशन इज अ टूल टू नो के दो ट्रेड्स एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जेनेटिक्स में इस कोरिलेशन की अहमियत क्या है? कोरिलेशन की एक प्रिडिक्टिव वैल्यू है, ठीक है। जब हमें पता है दो ट्रेड्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं इनवर्सली या डायरेक्टली जैसे भी, तो अब इसका मतलब यह है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई किसी जेनेटिक क्रॉस के नतीजे में हमें किस किस्म की फिनोटाइप्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ इस ग्राफ में अगर हम देखें तो वी हैव वेट ऑफ द फादर एंड वेट ऑफ द सन, और एज यू कैन सी दे आर कोरिलेटेड। मतलब ये जो अगर आमतौर पे देखा गया है कि अगर बाप का वज़न ज़्यादा हो तो बच्चों का वज़न जो है बेटे का वज़न भी ज़्यादा होता है, तो इनमें आपस में अब पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है जीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस बात को कि एक नस्ल में जो ट्रेट है दूसरी नस्ल में भी उसी तरह के उससे मिलते जुलते ट्रेट होने का इम्कान है। तो इसका मतलब है कोरिलेशन हमें बता रहा है कि ये रिलेट करते हैं। रिग्रेशन क्या चीज़ है? रिग्रेशन है प्रिडिक्ट करना कि फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन वेट ऑफ द पेरेंट्स, वेट ऑफ द फादर, हाउ मच इंक्रीज वी एक्सपेक्ट टू सी इन द सन्स। समझ आई ये बात की? तो ये रिग्रेशन है, और जेनेटिक्स में एक्चुअली कोरिलेशन से हम रिग्रेशन कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। जी, तो अब रिग्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि लाइन की मदद से, रिग्रेशन को भी हम एक लाइन से विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये जो लाइन है ये डिफाइन करती है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जैसे हमने पीछे देखा कि एक्स जो है आमतौर पे इंडिपेंडेंट ट्रेट को हम कहते हैं, और वाई उस ट्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं जो एक्स पर डिपेंड कर रहा हो। जैसे कि बाप की जो वज़न है उस पर बेटों का वज़न डिपेंड कर रहा है, तो बाप का वज़न इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रेट है और उस पर जो है बेटों का वज़न जो है वो डिपेंडेंट ट्रेट है। तो एक्स और वाई वेरिएबल तो ये हो गया, एक्स इज फादर्स वेट और वाई इज सन्स वेट। अच्छा, अब ये है रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? वाई वेट ऑफ द सन इक्वल्स ए प्लस बी वेट ऑफ द सन, ठीक है। तो अब ये क्या है? ए यहां पे क्या है? ए जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू है वाई की जब x इक्वल 0। सॉरी, ये मैं उलट बोल गया, मेरा ख्याल है y क्या है? वेट ऑफ द सन है, इट इक्वल्स a प्लस b वेट ऑफ द फादर, ठीक है। सॉरी, आई सेड इट अदर वे अराउंड। तो a क्या है? a है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, यानी वेट ऑफ द सन, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन वेट ऑफ द फादर इज सपोज्ड टू बी 0, ठीक है। और b क्या है? b जो है इस केस में स्लोप ऑफ द लाइन है, जो डिग्री ऑफ रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहां इस ग्राफ को अगर आप देखें तो यहां 3 स्लोप्स दिखाई गई हैं। One of them is a very neat diagonal slope which represents b equals 1, फिर इस तरह से b equals 0.4 and b equals 0.2। तो what does it mean? अगर फर्ज करें
b की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है देयर इज अ 1-to-1 relationship between the two traits. यानी for 1 unit increase in x we can expect 1 unit increase in y. यानी अगर फर्ज करें बाप का वजन 10 है और बेटे का वजन 10 है, बाप का वजन 20 है, बेटे का वजन 20 है, बाप का वजन 30 है, बेटे का वजन 30 है, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर फर्ज करें लेकिन ये जहन में रखिए कि फ़र्ज़ करें एक और मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। अब ये है तो अगेन एक फैंसी फुल सा सिनेरियो, लेकिन समझाने के लिए मैं आपसे बता, बाप का वज़न 10 है, बेटे का वज़न 10 है, बाप का वज़न 20 है, बेटे का वज़न 40 है, बाप का वज़न 30 है, बेटे का वज़न जो है वो लेट्स से के जो है वो क्या कहना चाहिए, सॉरी, यहाँ बाप 10 है तो बेटा 20 है, और यहाँ लेट से के 60 है। तो अब ये जो रिलेशनशिप है, बज़ाहिर ये डेटा आपको बता रहा है कि ये 1-2 की रेशो है, लेकिन ये भी एग्जैक्टली b=1 है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो बराबर चल रहा है, ठीक है, 20-40-60 नंबर सीरीज सिमिलर है, तो यहाँ भी जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 ही है। लेकिन अगर फर्ज करें फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन x देर इज 0.2 यूनिट्स इंक्रीज इन y, तो रिग्रेशन की जो लाइन है वो b=0.02 या इस तरह 0.4 है तो 0.4 होगी, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम कोवेरियंस ऑफ x एंड y एंड वेरियंस ऑफ x। तो b इज कोवेरियंस ऑफ x एंड y। पीछे हमने देखा है कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, मतलब सम ऑफ x i माइनस एक्स बार और y i माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n माइनस 1 हम पीछे देखा था। और इसी तरह से अब वेरिएंस हम ले रहे हैं सिर्फ x का, क्योंकि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये एक फ़र्क है बड़ा इंपॉर्टेंट जहन में रखने का। और फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो हमें मतलब बट जो है सॉरी, अब अच्छा, और ए कैसे कैलकुलेट होगा? इसी इक्वेशन को हम अगर रीअरेंज करें तो व्हाट वी कैन हैव इज a=y बार माइनस बी एक्स, यानी अब a इधर ही रह जाएगा, bx को इधर मूव कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। इसी सेम जो इक्वेशन हमने यहाँ डिस्कस किया, इसी को रीअरेंज करके हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास b की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो जब हम b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और a क्या है? अगेन जस्ट reinforcing the point, a is the expected value of dependent variable when independent variable is supposed to be 0. तो अभी हम आगे एक एग्जांपल करते हैं जिसमें ये जितनी भी हमने स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ हमारे पास वो एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, बॉडी वेट ऑफ 11 फीमेल फिशेज एंड द नंबर ऑफ एग्स दैट दे प्रोड्यूस। तो हमारे पास इधर एक्स जो है वो वेट है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेट का है, और एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। और ये ज़ाहिर है वेट को हमने अरेंज किया हुआ है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, और इधर जो है वो नंबर ऑफ एग्स हैं, ये थाउजेंड्स में है। तो क्वेश्चन क्या है? दो चीज़ें हमने निकालनी है। एक है व्हाट आर द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर द बॉडी वेट एंड एग नंबर इन दीज 11 फिशेस। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो हम देखते हैं कैसे ये होगा। तो इसमें 7 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। जाहिर है कि हम जो है वो सबसे पहले जो है वो ये जो 7 स्टेप्स हैं ये एक्चुअली इसलिए हमने फॉलो करने हैं
क्योंकि अगर हम फार्मूलाज देखें पीछे, हमने देखे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट का भी और कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी, तो हमें पहले कोवेरियंस निकालना होता है। कोवेरियंस निकालना है तो उससे पहले हमें मीन निकालना होता है। ठीक है, वो फार्मूला को अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे आपको खुद नज़र आ जाएगा कि सारे स्टेप करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले जाहिर है कि हम एक्स और वाई का मीन निकालेंगे। मीन जब निकाल लेंगे तो फिर जो है हम जो है उनकी जो डिविएशंस हैं वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है उन डिविएशंस को, यानी स्टैंडर्ड डिविएशंस की हम बात कर रहे हैं, उनको स्केयर कर लेंगे और उसका सम ले लेंगे। उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स ऑफ डिविएशंस ऑफ एक्स वैल्यूज़ एंड डिविएशंस ऑफ वाई वैल्यूज़, ये फार्मूला में मौजूद है, आप देख लेंगे। ये कैलकुलेट कर लेंगे। कोवेरियंस उसके बाद निकाल लेंगे। जब हमारे पास कोवेरियंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई के निकाल लेंगे और फिर उसके बाद एंड पे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। अब ये बज़ाहिर 7 स्टेप्स आपको बड़े मुश्किल लग रहे होंगे इनको याद करना, लेकिन मैं भी आपको एक बड़ा कन्वीनियंट तरीका बताने लगा हूँ इनको करने का। ठीक है, आप ये करेंगे, ये जो हमारा सारा, पहले आप मीन तो ले लें इस डेटा का। ज़ाहिर है इसका इधर आप मीन ले सकते हैं, मतलब यहाँ ले लें, या जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्स मीन क्या है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें और डिवाइड कर दें 11 से, क्योंकि नंबर ऑफ सैम्पल्स वी हैव हियर इज़ 11, और इस तरह वाई की। तो हमारे पास एक्स बार आ गया 30.36, वाई बार आ गया 76.55। ठीक है, तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। अब जो है ये एक आपने टेबल बनाना है, और ये टेबल मैं अभी आपके एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ना एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा जिसमें ये सारा टेबल एक्सेल में बना हुआ है। तो उसमें स्टेप्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आपने सिंपली ये टेबल बनाना है, जिसमें आपके पास कॉलम होने चाहिए ए से लेकर जी तक। ए क्या, ए में आप डालेंगे वेट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका एक्स हो गया, और बी में आप डालेंगे एग जो कि वाई वेरिएबल है आपका। तो ये आपने एक्स और वाई इधर डाल लिया। आप सबको उम्मीद है पता होगा, नहीं भी पता तो वो शीट में शेयर करूंगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा। आप सिंपली क्या कर रहे हैं, जब आप ये वैल्यूज एक दफा डाल ली तो उसके बाद ये टेबल बनाना बड़ा आसान है। कॉलम बी या कॉलम ई क्या है, ये पार्ट 2 है, वो क्या है, डिविएशंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन आर कंप्यूटेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहे हैं, तो डिविएशन कैलकुलेट हो गई हमारे पास। और ये करने का कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बेसिकली क्या करना है, आपके पास जो इसका मीन आया हुआ है वो 36 पॉइंट समथिंग था, जो हमने पीछे, या 30 पॉइंट समथिंग था, बहरहाल जो भी था, आपने ये वैल्यू उसमें से माइनस की तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है। अब एक्सेल में मैंने क्या किया, उस शीट के अंदर मैंने फार्मूला डाल दिया है जिसमें मैंने मीन कैलकुलेट करके नीचे लिखा है, और मैं उस मीन से इसको माइनस करता जा रहा हूँ। आप सिंपली उसे ड्रैग करेंगे, ये पूरा कॉलम विद इन 1 सेकेंड जनरेट हो जाएगा। इसी तरह इधर आपने ई में जो डिविएशन कैलकुलेट की है वो एग की तादाद की कर ली, सेम मेथड यूज करके। फिर आपने जाहिर है इसको स्केयर ले लिया, तो ईच वैल्यू हेयर इज एक्चुअली अ स्केयर ऑफ दिस वैल्यू। तो सिंपली अगेन फार्मूला एक्सेल में आप लगाएंगे और स्केयर वैल्यू इनकी निकल आएगी सबकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी ये जो वैल्यूज सारी आ गई, इनका आपने सम ले लेना, इनको ऐड किया यहां पर भी और इसी तरह यहां पर भी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अगली बात जो है जो बतानी थी अगली स्लाइड में वो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ आपने इनका स्केयर ले लिया जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, और जो है उसको फिर आपने एक्स और वाई दोनों सूरतों में इनका सम ले लिया। तो जब सम ले लिया तो मसला आप समझ लें। इसी तरह अगले स्टेप पे फिर आपने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये कोवेरियंस निकालने के लिए हमारे पास ये हमने करना होता है। तो हमने इन दो को, इन डिविएशंस को मल्टीप्लाई किया जी कॉलम में। ठीक है, अगेन एक्सेल में फार्मूला लगा हुआ है उसको, और अगेन उसी तरह से हमने इसका सम ले लिया जो कि 1743.84 बनना है। अब जब ये टेबल हमारे पास आ गया, अब हमने सिंपली फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आता जाएगा। तो कोवेरियंस का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई मल्टीप्लाइड विद वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो हमने हमारे पास टेबल में
ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू हमने निकाली है कॉलम जी में, डिवाइडेड बाई n-1, 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 10 हो गया, तो हमारे पास कोवेरियंस 174.38 आ गया। अब कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स एंड वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने वेरिएंस का फार्मूला देखा था, और चूंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से होती है, मैंने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वेरिएंस के फार्मूले के ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा दिया है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है। तो और ये अगेन हमने जो हमारे कॉलम सी और इसी तरह एफ है आई थिंक, उनमें हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है 932.55, उन कॉलम्स में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। जस्ट ये वैल्यूज़ आप डालेंगे, हमारे पास जो है ये एक्स का भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई और वाई की भी, एक्स बीइंग आई थिंक इट वाज द वेट, और वाई जो है वो उसकी नंबर ऑफ एग्स है। अब वंस वी हैव द कोवेरियंस, अब हम वेरी सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए कोवेरियंस को हम इन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, एक्स और वाई की, क्योंकि ये कोरिलेशन है, यहाँ पर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, लिहाजा दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गई 0.88, विच शोज दैट दिस इज अ वेरी गुड correlation. There is a very good degree of correlation, high degree of correlation between weight and number of eggs. और दूसरा जो है, अब रिग्रेशन कोफिशिएंट हम निकालेंगे b, विच इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और वो हमारे पास 1.87 आ रहा है, अगेन रिप्रेजेंटिंग कि तकरीबन 1 to 2 का रिलेशनशिप है इन दो चीज़ों के दरमियान, इन दो पैरामीटर्स के दरमियान। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा इसका ट्रिक है।